सबसे पहले यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, पहला सेशन है, तो मुझे ऐसा फील करा दीजिए कि इसके लिए आप एक्साइटेड है। कविता कितने लोग सुनते हैं यहाँ पर? लिखते तो सब होंगे, भले वो दिल टूटे वाले लिखे लेकिन लिखते सब होंगे, राइट? तो चलिए आपको भी आगे मौका देंगे, लेकिन ध्यान से पहले सुनना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। और शुरुआत क्योंकि हमारा सेशन है, क्योंकि कविता जरूरी है। इसके साथ ही मुन्नी यादव जी, पहले आपके साथ ही शुरुआत करती हूँ। मुन्नी गुप्ता जी, क्यों कविता जरूरी है? इससे आप कितनी सहमत हैं? आज के दौर में कविता को कहाँ देखती हैं आप? एक छोटी सी कविता आप लोगों से साझा करना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग बहुत युवा पीढ़ी के हैं और बहुत से इसमें ऐसे बच्चे भी होंगे, विद्यार्थी होंगे जो कविताएं लिखते होंगे, न लिखते हो तो भी सुनते होंगे और कविताओं का भी शौक होगा। शायद इसी वजह से भी आप यहाँ हम सबके बीच हैं। तो एक छोटी सी कविता है। अपने फैसले के साथ जीना, अपने फैसले के साथ जीना चांद होना है। गर जी सको चांद बनकर तो सारा आकाश तुम्हारा है। छोटी सी कविता थी। तो बहुत शुक्रिया। अर्पिता जी का जो दूसरा सवाल है, कविता क्यों जरूरी है? मैं जब तक विद्यार्थी के रूप में और एक शिक्षक के रूप में कविता को पढ़ती थी तो कविता की उस गहराई को नहीं समझ पाई थी। जब मैंने कविता लिखना शुरू किया तो मुझे लगा कि कविता कितनी भीतर आत्मा तक उतरकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाती है। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ कि जब मैंने एक कविता लिखी, वो कविता मैं अभी सुनाऊंगी भी, और उस कविता को जब मैंने स्टेज पर पहली बार रखा तो उस कविता को सुनने के बाद मेरे जो एक परिचित थे वो इतना तिलमिलाए कि उनके पूरे चेहरे का रंग नहीं, तो वो कविता आपने वैसी लिख दी होगी जैसे आजकल व्हाट्सएप स्टेटस लगते हैं, जिसमें हर रिलेटिव जो होता है वो अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लेता है। हाँ, निकाल तो शायद लेता वो है। कविता भी आपने वैसे ही लिख दी होगी। अब मैंने उस अर्थ से लिखा कि नहीं लिखा, लेकिन हो सकता है कि मैंने संदर्भ वैसा रखा कि कविता को उन्होंने वैसा ही अपने भीतर अब तो लिया। दिलचस्पी शायद इस बात पर है कि ऐसी क्या कविता थी जो बहुत बुरी लग गई। तो अब हाँ। पहले आप 2 लाइन उसके सुनाइए, उसके बाद आगे की चर्चा जो है जारी रखेंगे। अर्पिता जी के रिक्वेस्ट पर वो कविता है। जी हाँ, डिस्क्लेमर फिर से चला दे, जिनको उस समय बुरी लगी थी उनको आज भी लग सकती है। बिल्कुल लग सकती है। ये तो इसलिए कृपया इसको दिल पे ना ले। इसके साथ कविता की शुरुआत लेना भी हो तो जरूर ले। मैं तो कहती हूँ कि दिल पे उनके जरूर आए, क्योंकि जो बिजली मेरे दिल पे गिरी है तेरे दिल पे ना गिरे तो को बात क्या है। तो इसलिए वो बिजली तो कविता तो बिजली गिराने का ही काम करती है। इसलिए मैं ये मानती हूँ कि कविता लोगों के दिलों पे बिजली गिराती है, चाहे वो दुश्मन हो चाहे दोस्त हो। हाँ, ठीक है। तो कविता का शीर्षक है जी हाँ सिर्फ 5 चेहरे थे मेरे सामने, 5 चेहरे थे मेरे सामने, जी हाँ सिर्फ 5। एक के चेहरे पर जंगल का नक्शा था, एक के चेहरे पर जंगल का नक्शा था, दूजे के चेहरे पे कौमियत का दंभ, तीसरे के चेहरे पे अश्वमेघ का अभिमान था, चौथे के चेहरे पर श्रेष्ठता का बोध, और अंतिम चेहरा कौम, श्रेष्ठता, अहम, पवित्रता का गर्भ पाले, धरातल से कुछ इंच ऊपर स्वर्ग की देवी का था। जी हाँ, स्वर्ग की देवी का था। चारों चेहरे इस देवी के दास थे, चारों चेहरे इस देवी के दास थे, और हर चेहरा अपनी अपनी मुलामियत के साथ बैठा था, अपने अपने भीतर के जंगल को दबाए, मुलामियत को ओढ़े मासूम से चेहरे। ये है वो कविता है कि शुक्रिया कि इस कविता को जब मैंने भरी स्टेज पे अपनी पढ़ा था जिस दिन, उस दिन उस व्यक्ति के चेहरे का पूरा रंग लाल हो गया था, ऐसा जैसे गुस्से से वो तिलमिला के बैठा था। और इस कविता की प्रतिक्रिया मुझे अगले दिन जानने को मिली। जब वो मिले रास्ते में यूं ही चलते हुए तो कहा, मुन्नी जी कल की कविता ना बहुत असरदार थी, इतनी तीखी
मैं चाहता हूं आप इतनी ही तीखी कविताएं लिखिए, बहुत तीक्त, इतनी तीखी कि बस मैं, मतलब सच मानिए, मैंने केवल मुस्कुरा कर अपनी बात काट दी और मुझे लगा कि जो बात मैं नहीं कर पाई आज तक वो काम मेरी कविता ने कर दिया। कि जो शब्द मेरे उन पर असर नहीं कर पा रहे थे, वह काम मेरी कविता ने असर करके दिखा दिया। उस दिन से मुझे जब अपनी बात कहनी होती है तो मैं कलम उठाती हूँ और जो मेरे क्षण में उस समय जो प्रतिक्रिया होती है उसे मैं कविता की शक्ल देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कविता से बड़ा हथियार किसी को मारने का नहीं हो सकता है और किसी को जिंदा रखने का भी। अच्छा, ये जो 4 चेहरे आपने बताए जिनसे मिली आप, उनमें से उनको कौन सा चेहरा अपना लगा या उनको क्या लगा कि कौन सा चेहरे की कटाक्ष की तीर जो है उन्हें चुभी हो? कुछ तो लगा होगा, तभी तो उन्होंने इतनी आपने भी तो तीखी बात मुस्कुरा दिया, यानी आप भी तो समझ गई कि कौन सा चेहरा वो समझे। वो चेहरा आप कुछ भी हो सकता है, श्रेष्ठता का भी हो सकता है। लेकिन ये चीज है, आप व्यंग और कटाक्ष आपकी कविताओं में हमेशा से दिखा है और वो अभी आपने जो सुनाया वो भी वैसे ही थी। और तो व्यंग और कटाक्ष लोगों को बुरा भी लगता है। अब चलिए जरा अनिल जी का रुख कर लेते हैं। नहीं, मैं आनंद गुप्ता जी का, क्योंकि व्यंग से ना प्रेम की तरफ चला जाए तो ज्यादा अच्छा है। आपकी कविताओं में प्रेम एकदम कूट कूट के होता है। वो प्रेम, पिछली बार भी हम शायद साथ थे और उस समय आपने बताया था कि ये प्रेम जो है ये पत्नी के प्रति शायद कम, ऐसे जो पनपता है प्रेम वो ज्यादा। तो वो प्रेम आप किससे इंस्पायर होके ऐसी कविताएं लिख देते हैं? आपको नहीं लगा कभी कटाक्ष या व्यंग जैसे ये लिख रही हैं, आप भी लिखे हैं, आप प्रेम रस में ही डूबे हुए? ऐसा नहीं है। मैं विभिन्न भावों की कविताएं लिखता हूँ। प्रेम कविताएं हालांकि लोगों को ज्यादा पसंद आती है। तो अच्छा, कटाक्ष, व्यंग या प्रेम? अच्छा, सब जाग रहे हैं ना? सोया तो नहीं है ना कोई? सब जाग रहे हैं ना? तो कटाक्ष या प्रेम, कौन सी कविताएं? आप हाथ उठाइए। आप अकेला, प्रेम में कोई नहीं है। ये प्रेम की ताकत। चलिए। अच्छा, तो मैं एक कविता सुनाता हूँ। पहली कविता ही मैं प्रेम कविता ही सुनाता हूँ। चलिए, कविता का शीर्षक है तुम्हें प्यार करते हुए। फिर से कविता का शीर्षक एक बार और होना चाहिए। कविता का शीर्षक है तुम्हें प्यार करते हुए। तुम्हें प्यार करते हुए। हाँ, चलिए। तुम्हें प्यार करते हुए मैंने एक नदी को प्यार किया। तुम्हें प्यार करते हुए मैंने एक पर्वत को प्यार किया। तुम्हें प्यार करते हुए मैंने एक पेड़ को प्यार किया। तुम्हें प्यार करते हुए मैंने सारा आकाश, समूची धरती को प्रेम किया। तुम्हें प्यार करते हुए मैंने पार किए बीहड़ जंगल, निर्जन रेगिस्तान, दुर्गम घाटियां, महादेश और महासागर की अनगिनत यात्राएं की। तुम्हें प्यार करते हुए मैंने जाना कि एक स्त्री को प्यार करना नदी, पर्वत, पेड़, समूची धरती, समूचे ब्रह्मांड को प्यार करना होता है। शुक्रिया। ये जो प्रेम वाली अभिव्यक्ति आपने जताई है, तो कभी आपके घर में कलह नहीं हुई इस बात पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, उन्होंने ये कहा कि आप ये मुझे सोच के लिखते हैं या ये नदी जैसा प्यार आपको कहाँ दिखता है? नहीं, ये तो वो बोलती हैं, लेकिन मैं लेकिन जो आप हिचकिचा रहे हैं बोलने में ना, उसी समझ में आ रहा है कि वो क्या बोलती है। नहीं, देखिए, प्रेम ब्रह्मांड से प्यार किया जा सकता है, पशु पक्षी से प्यार किया जा सकता है। लेकिन आपने तो स्त्री वाली कविता पढ़ी है। यह कविता स्त्री के ऊपर है, तो बिंब आप चलिए अब आपके लिए और मुश्किल खड़ी नहीं करती हूँ, क्योंकि वापस इनको शाम में घर भी जाना है। चलिए, अब आगे बढ़ते हुए अनिल जी, वो तो प्रेम के सागर में डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन आपकी जो कविता, आपकी सुन रहा है कोई और 7 सुरों की बारिश, ये सुन रहा है कोई आड़ के पीछे कौन है वो? नमस्कार आप सभी को। देखिए, कविता ही नहीं, पूरी दुनिया में जितनी भी आवाजें हैं,
कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह खड़ा होकर उसे सुन रहा होता है। चिड़ियों की आवाजें सुन रहा होता है, कुदरत की आवाजें सुन रहा होता है, मनुष्य की आवाजें मनुष्य सुन रहा है, और ब्रह्मांड में गूंजती हुई सभी आवाजें कोई ना कोई सुन रहा है। तो मेरा मूल मुद्दा यही है सभी कविताओं में कि सबसे पहले दुनिया में पैदा हुआ क्या? ये जो ब्रह्मांड है, फिर कुदरत है, फिर उसमें जीव जंतु आए, तो उनकी ध्वनियां पैदा हुई थी, और उन ध्वनियों को हमने तब जाना जब मनुष्य पैदा हुआ और उसमें भाषा पैदा की, और भाषा में उन ध्वनियों को ला करके कविता पैदा हुई। तो ये जो ध्वनियां हैं ये कहीं ना कहीं एक साथ हो करके कविता का रूप अलग अलग तरह से लेती रहती है। नदी बहती रहती है, कविता बहती रहती है। पहाड़ अडिग खड़ा है, कविता अडिग खड़ी है। मनुष्य सत्य और असत्य, पाप और पुण्य, इन्हीं के बीच में जिंदगी में झूलता रहता है, और कविता उसी के बीच में चलती रहती है। तो ये तमाम तरह की ध्वनियां आपके दिमाग में आएंगी जाएंगी, पूरा जीवन जिएंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने अंतर्मन में सुनते हैं और बाहर आपके जो सामने होगा वो सुनता है। अब 4 पंक्तियां होनी चाहिए। जी हाँ, मेरा एक संग्रह है कविता का गणित और राजनीति। अच्छा, कविता का गणित और राजनीति भी होती है? जी हाँ। राजनीति तो हम लोग एकदम कांग्रेस, टीएमसी, बीजेपी, आपने कविता की भी बता दी। जी हाँ, कविता में बिना राजनीति के कविता हो ही नहीं सकती, क्योंकि कविता कहीं ना कहीं नीति पर चलती है, और नीतियां कहीं ना कहीं अपने राज दबाए रखती हैं। तो ये परिभाषा राजनीति की अलग है, लेकिन ये नीतियां आप हर जगह देखेंगे, राजनीतिक मंचों पर भी देखेंगे, कविता के मंचों पर भी देखेंगे, और मनुष्य की जिंदगी में भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर तो कम से कम आपको बोलने का पूरा मौका मिल रहा है। हम जब ऐसे न्यूज चैनल पर बैठते हैं तब तो बगल वाले माइक छीन रहे होते हैं भी आपके, अगर इसी राजनीति की बात है तो मेरी एक कविता है, उसकी पहले की आदमी और चीजों के नीचे गिरने का गणित और सूत्र। सेब नीचे गिरा, सबने देखा। आप लोग ज्यादातर साइंस के स्टूडेंट होंगे तो जानते हैं न्यूटन का लॉ। सेब नीचे गिरा, सबने देखा, कितने समय में गिरा किसी ने नहीं देखा। हमने भार और बल को आधार बनाया और नीचे गिरने का समय निकाल लिया। आदमी नीचे गिर रहा है, हर आदमी देख रहा है। आदमी नीचे गिर रहा है, हर आदमी देख रहा है। कितने समय में गिरेगा, कितना गिरा, कितने समय में गिर जाएगा पूरा, किसी ने नहीं देखा। क्या बात, क्या बात। आदमी नीचे गिर रहा है, हर आदमी देख रहा है। कितने समय में गिरेगा, कितना गिरा, कितने समय में गिर जाएगा पूरा, किसी ने नहीं देखा। क्या ये सच नहीं, आदमी और चीजों के नीचे गिरने का गणित और सूत्र कहीं अलग अलग है? क्या ये सच नहीं कि आदमी और चीजों के नीचे गिरने का गणित और सूत्र कहीं अलग अलग है? आदमी के गिरने में कोई गुरुत्वाकर्षण बल खींचता है क्या? आदमी के नीचे गिरने में कोई गुरुत्वाकर्षण बल खींचता है क्या? जबकि मैं जानता हूं कविता के भीतर आदमी के गिरने का गणित और राजनीतिक सूत्र छिपे हुए हैं। जबकि मैं जानता हूं आदमी के गिरने का गणित और राजनीतिक सूत्र कविता में छुपे हुए हैं। क्या बात, क्या बहुत ही खूबसूरत। यानी हम व्यंग और कटाक्ष से चले थे, प्रेम तक पहुंचे थे, अब हम राजनीति पर आ खड़े हुए हैं। अब आगे पूनम जी के पास बढ़ते हुए, पूनम जी मुझे जरा ये समझाइए, कविताओं के लिए भूख जरूरी है या फिर आप इसको कह लीजिए प्रेम जरूरी है? आप सभी को नमस्कार और इस सवाल के लिए शुक्रिया अर्पिता जी, आप हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रही हैं। शुक्रिया। अब बात करते हैं कविताओं की। 2 पंक्तियां कहती हूं। बिल्कुल। उसने पूछा कविताएं क्यों लिखती हो? उसने पूछा कविताएं क्यों लिखती हो? मैं चुप रही। कैसे बताती कि खुदकुशी टालने के सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं। वाह, क्या बात। शुक्रिया। तो जब आप कहती हैं कि कविता के लिए क्या जरूरी है, भूख जरूरी है, प्रेम जरूरी है, मैं कहूंगी कविता के लिए सिर्फ संवेदना जरूरी है। क्या बात है, क्या बात। समझ जरूरी है, महसूस करना जरूरी है। तभी तो कविता किसी एक विषय की मोहताज नहीं है। कविता सिर्फ और सिर्फ अपने आप को व्यक्त करना है,
अपने मनोभावों को, अपने सोच को। हालांकि ये भी कहा जाता है कि कविता शोक से उपजी होगी। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ये माना जाता है। तो कहा जाता है कि शोक रहा होगा, दुख रहा होगा, भूख रही होगी, लेकिन जब आप कवियों जैसे अज्ञेय की तरफ चल पड़े तो आप महसूस करेंगे कि सुख से भी कविता रची जा सकती है। और सच कहा जाए, जैसा मैं समझ रही हूं अपनी इस यात्रा में, कि दुख, आसपास की समस्याएं, संवेदनाएं, उनसे चलते हुए धीरे धीरे अपने अंदर जाना, बाहर से अंदर की ओर की यात्रा, जब आप उस सुख तक, उस संतुष्टि तक पहुंच सके जिसमें आप कविताएं लिख सके, जहां आपका कहना किसी को सुख दे पहुंचाए या सोचने के लिए मजबूर करे कि हम इस छोटी सी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, शायद मेरे लिए तो वही कविता है। क्या बात है, क्या बात है। अब जब इतना मुस्कुरा के बोल रही हैं, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी में महसूस कर पा रही हूँ उतनी दूर से यहाँ तक। शुक्रिया। मुझे ये बताइए, आज के दौर में, क्योंकि बहुत सारे हम जितने चेहरे देख रहे हैं बहुत युवा हैं, वो वक्त और दौर बहुत बदला है। अब हनी सिंह पसंद किए जाते हैं, रैप वॉक, आप जो तुकबंदियां वैसी बनती हैं जो सुन के आप 5 मिनट बाद आप बंद करने का मन करे आपका। उन सब दौर में कविता को आगे लेकर आपको लगता है कि कविता जितनी ऊंचाई तक पहुंच जानी चाहिए वो उस तक नहीं पहुंची है? अगर नहीं पहुंची है तो किन वजहों से? और क्या ऐसी बुनियादी चीजें हैं जो कविता को और जरूरी बना दें जो अभी तक नहीं हो पाया है? माफ कीजिएगा मगर मैं फिर से उसी बात पर आऊंगी। अगर हम कहते हैं कि कविता इस ऊंचाई तक पहुंची है तो उस ऊंचाई का निर्धारण कौन करेगा? हम सभी यात्रा में हैं, अलग अलग स्टेशन पर हैं। जैसे माना जाता है कि इस यूनिवर्स के भी 7 समतल हैं, 7 प्लेन्स आर देयर, ऐसा कहा जाता है। हर कोई अपने अपने हिसाब से अलग अलग प्लेन पर है या दूसरे समतल की यात्रा में है। तो उस यात्रा के हिसाब से हम अपनी ऊंचाई का निर्धारण करते हैं, उसके हिसाब से हम अपनी सोच और समझ को विकसित करते हैं। और जितनी हमारी सोच है, हमारी समझ है, उसके हिसाब से हमें आसपास की चीजें पसंद आती हैं। अगर आप देखें तो फुटपाथ पर लगे गुपचुप के ठेले से लेकर 5 स्टार के बड़े से टेबल तक हर तरह का खाना मौजूद है और उसे पसंद करने वाले और खाने वाले लोग मौजूद हैं। वो अपनी अपनी इच्छा से, अपने सामर्थ्य से अपने लिए चीजों का चयन करते हैं। ठीक वैसे ही कविता है, अपनी सोच, अपनी समझ। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा में एक बड़ी सुंदर पंक्ति आती है, कविता अपना विशिष्ट अर्थ विशिष्ट व्यक्तियों पर विशिष्ट समय में जाहिर करती है। अगर हमें कोई कविता पसंद आती है तो उसका अर्थ यह है कि हम कहीं ना कहीं उससे जुड़ गए, हमने ये महसूस किया कि ऐसा कुछ हमारे जीवन में भी हो रहा है, कहीं कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। वह पल जब वह कविता, वह पंक्तियां, वह भाव हमें हमारा लगता है, उस वक्त वह कविता हमारी हो जाती है। वो तब कवि की कविता नहीं रह पाती, तब वो पाठक की हो जाती है। और हम हर समय एक स्थिति में नहीं हो सकते। मैं और आप हमेशा खुश या हमेशा दुखी या हमेशा पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिव, हमेशा मुस्कुराते हुए, हमेशा रोते हुए नहीं हो सकते। हम मनुष्य हैं और मनुष्य हैं ही इसलिए कि वो इस संसार में जितनी भी प्रकार की चीजें हैं उपस्थित ही है, उसको महसूस करते हुए आगे बढ़ें, एक तरीके से अपनी यात्रा में बढ़ चले। माफ कीजिएगा, कविता से ज्यादा आध्यात्म हो रहा है। चलिए मैं जरा अनिल जी, क्योंकि आज के दौर में बहुत आपने मुझे कविता पढ़ने नहीं दी। प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, जब इन अलग अलग भावों की कविता, अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आपकी आवाज इतनी सुरीली लग रही है, आप गा के भी पढ़ती हैं क्या कविता? नहीं, मेरी आवाज बहुत अच्छी है, हाँ, लेकिन मैं बेसुरा गाती हूँ। चूंकि अलग अलग भावों की बात हुई तो मैं एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ भावों के बेस पे ही। कविता का शीर्षक है सीमित शब्दकोश। हमारी भाषा में चांद को चांद कहते हैं और रोटी को रोटी, लेकिन उसकी भाषा दिन के पहरों के हिसाब से बदलती रहती है। दिन के पहले पहर जब वह चांद कहता है तो उसका अर्थ है उसकी कल्पनाओं में खिलता हुआ एक सांवला चेहरा जो उसे पूरी रात जगाए रखता है। दिन चढ़ते चढ़ते
वही सांवला चेहरा एक उजली सफेद रोटी की शक्ल इख्तियार कर लेता है और तब उसकी भाषा में चांद का अर्थ होता है रोटी। रोटी जिसकी तलब उसे पूरे दिन उलझाए रखती है। दिन के आखिरी पहर तक यह जद्दोजहद इतनी हताशा भर देती है कि उजली रोटी का चांद बीच से खोखला होकर फांसी के फंदे की शक्ल में बदल जाता है। एक ऐसा चांद जो दूसरी और शायद बेहतर दुनिया में ले जा सकता है। उसका शब्दकोश सीमित है। वह अपनी हर जरूरत को चांद कहता है। चांद जिसकी छाया छूना भी संभव नहीं है। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं सवालों के उस दौर में खो गई जहां पर मुझे ये मैं भूल गई कि एक कवि के लिए उसकी कविताओं को ऐसे श्रोताओं के सामने रखना मेरे सवालों से कहीं गुना ज्यादा पसंद आ रहा होगा इस वक्त और आएगा। इसलिए मैं सवालों को थोड़ा सा रोकती हूँ, विराम देती हूँ और मैं फिर से यहां से शुरू करना चाहूंगी मुन्नी जी आपसे। आप पहले जो और आपके दिल में कविताएं जो आपके दिल को छूती हैं और वहां उनके दिल तक छू सकती हैं, जरा उनका पाठ हो जाए। ऐसे ही मैं सिलसिला आगे बढ़ाऊंगी एक बार फिर से, उसके बाद सवालों की बौछार। अर्पिता जी के सवाल बहुत अच्छे हैं और आज लेकिन हमें पसंद नहीं है, हम तो कविता सुनाना चाह रहे हैं। और जब उन्होंने कहा कि कटाक्ष वाली कविता, तो अब जो है एक प्रेम की कविता आपके लिए जो है छोटी सी कविता है। आप कविता कोश में बहुत सारी मेरी प्रेम की कविताएं हैं, मुन्नी गुप्ता कविता कोश आप डालेंगे। अच्छा तो मुझे दिख एक चीज आपने प्रेम तक पहुंची हैं आप, तो आपकी एक कविता संग्रह प्रेसी नहीं मानती। नहीं, वो संग्रह नहीं है, वो अनुदित कविताएं हैं। अच्छा, वो किसी एक कवि की आलोक देवदास की अनुदित कविताएं हैं। वो बांग्ला से हिंदी अनुवाद की है। वो भी प्रेम कविताएं ही हैं। हाँ। और वो पेशे से डॉक्टर हैं और वो जब 26 साल के थे तब अच्छा उन्होंने वही मैंने कहा कि ये अगर आप लिख रहे होते प्रेसी नहीं मानती तो मुझे ऐसा लगा कि ये आपकी रचना होनी चाहिए नाम से। लेकिन फिर मुझे ये आश्चर्य हुआ कि ये इनके नाम के साथ क्यों जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर इन्होंने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसी आभास हुआ कि ये कोई पुरुष ही होगा जिसने लिखा होगा प्रेसी नहीं मानती। कोई महिला तो मुझे लगता है नहीं लिखेगी। चलिए आप प्लीज। ये प्रेम कविताओं का एक संकलन मेरा बहुत जल्द आ रहा है। चिड़िया अपना पाठ खुद रचेगी। तो आप इंतजार, अगर पसंद है प्रेम कविताएं तो जरूर पढ़िएगा। वैसे उसकी कुछ कविताएं दी है कविता कोश पे। छोटी सी कविता है। चिड़िया प्रेम में हीर होना चाहती है। शीर्षक है चिड़िया प्रेम में हीर होना चाहती है। दीवानगी में लैला, जुनू में ससी होना चाहती है, हौसले में साहिबा। चिड़िया प्रेम में हीर होना चाहती है, लेकिन समंदर प्रेम में सिकंदर होना चाहता है। लेकिन समंदर प्रेम में सिकंदर होना चाहता है। अगर अर्पिता जी की इजाजत हो तो एक प्रेम कविता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे बैठे हुए हैं, मुझे पहले हाथ ऊपर करके बताइए कितने लोग कविता प्रेमी हैं? सर आप कविता प्रेमी नहीं है ना? आशिक है लेकिन कविता प्रेमी नहीं। क्योंकि मैं बार बार इन्हें देख रही थी, जिस तरीके से कविता के भाव में डूबे हुए नहीं नजर आ रहे थे ना, मुझे लगा कुछ ऐसा। चलिए मैम, खैर एक तालियां होनी चाहिए, उत्साहवर्धन होना चाहिए। इतने मन से ये कविताएं आपके लिए पढ़ रहे हैं और जो पसंद आए उसमें कंजूसी तालियों में या दाद देने में नहीं होनी चाहिए। इसमें तो कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। नहीं, आपकी इच्छा हो, आप अपनी गुजारिश पे भी आप कह सकते हैं कि प्रेम कविताएं सुनना है, राजनीतिक कविताएं सुनना है या कटाक्ष की कविताएं। यहाँ हाँ। सारी कविताएं जो हैं, बोलने वाले लोग हैं, चाहे वो प्रेम हो, राजनीति हो, धर्म हो, दर्शन हो, कोई भी कविता आपको सुनने का मन करे तो आप अपनी ओर से भी अपनी वो रख सकते हैं। एक छोटी सी कविता है। समंदर ढूंढ रहा है पानी, समंदर ढूंढ रहा है पानी, समंदर भर नहीं प्यास भर। समंदर ढूंढ रहा है छांव, आसमां भर नहीं नजर भर। समंदर ढूंढ रहा है जीवन, रेगिस्तान भर नहीं बूंद भर। रेगिस्तान भर नहीं बूंद भर। समंदर ढूंढ रहा है जमीन, समंदर ढूंढ रहा है जमीन, पृथ्वी भर नहीं पांव भर। क्या बात। समंदर ढूंढ रहा है निरंतर,
पानी, छांव, जीवन, जमीन। फैल रहा है निरंतर अपनी बेचैनी में, अनवरत संघर्ष जारी है। संघर्ष जारी है समंदर के भीतर, उसे शायद किसी बुद्ध की तलाश है। उसे शायद किसी बुद्ध की तलाश है जो उसे जीवन का गूढ़तम पाठ सिखला सके, जो उसे जीवन का गूढ़तम पाठ सिखला सके। शुक्रिया। क्या बात, क्या बात। चलिए अब अनिल जी। बात हुई थी राजनीति से कि कविता में भी राजनीति, तो मैं एक कविता बहुत छोटी है उसको आप लोगों तक पहुंचाता हूं। कविता का शीर्षक है राम और आग का खेल। चलो मैं भी तुम्हारी तरह करता हूं सुलूक, तुम जिस वक्त कौर तोड़ रहे हो तुम्हारे मुंह में मैं आग रख दूं। चलो मैं भी तुम्हारी तरह करता हूं सुलूक, तुम जिस वक्त कौर तोड़ रहे हो तुम्हारे मुंह में मैं आग रख दूं। तुम कहते हो मैंने तो राम रखा था तुम्हारी जबान पर, तुम कहते हो मैंने तो राम रखा था तुम्हारी जबान पर। अगर तुम्हारी बात सच है ये मान भी लूं तो बताओ मेरा ये जिस्म जला कैसे, तो बताओ मेरा ये जिस्म जला कैसे। क्या बात, क्या बात। कविता इसी तरह से आप देखिए कि मेरी एक नदी का एकालाप, नदी के भीतर जो चीजें चलती हैं, प्रेम और नदी, नदी और प्रेम। यहां पर बहुत सारी चीजें अभी बात हो रही थी प्रेम की। शीर्षक है मरी हुई मछलियां, नदी और प्यार। नदी अभी अभी उड़ेल कर चली गई, मरी हुई मछलियों का भारी भरकम रेला। नदी अभी अभी उड़ेल कर चली गई, मरी हुई मछलियों का भारी भरकम रेला। रेत पर इतनी सड़ांध के बीच तुम और हम कैसे कर सकेंगे प्यार। रेत पर इतनी सड़ांध के बीच तुम और हम कैसे कर सकेंगे प्यार। तो प्रेम का ये एक और रूप है। और अगर आप चाहें तो मैं एक और कविता है जो छोटी ही जी जी कविताएं आपको सुनाता हूं। तुम कहो। एक बारिश हुई, मन के दाग सारे धुल गए। तुम कहो उधर ताजी धूप निकली है क्या, तुम कहो उधर ताजी धूप निकली है क्या। क्या बात, क्या बात। और एक कविता जो मुझे लगता है कि आप सबको बहुत पसंद आएगी, पाखी और पंख। तुम पाखी हो और मैं पंख, तुम पाखी हो और मैं पंख। तुम्हारा उड़ना तय है और मेरा टूटना, तुम्हारा उड़ना तय है और मेरा टूटना। इजाजत दें अगर तो मैं एक आध छोटी छोटी कविताएं और सुना दूं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो बहुत समय है। कल जब मैं, शीर्षक है कल जब मैं तुमसे होकर गुजरा, उगाया था एक लाल फूल। कल जब मैं तुमसे होकर गुजरा, उगाया था एक फूल लाल। आज जब शाम हो रही होगी, तुम्हें सुर्ख रंग देकर खुशबू साथ ले जाऊंगा। क्या बात। मेरा ख्याल है आप लोगों तक या तो मेरी बात पहुंच नहीं रही है या आप लोगों का ध्यान कहीं और चला जाता है। ये मतलब वैसा है जैसे ध्यान पे बात आई, 2 मिनट रुके तो ताली बज जाती है। अरे कनेक्ट हो आप लोगों के दिल में तो तालियां होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। एक ये जो चश्मा लगाए हुए हैं ना, इन्होंने ही हाँ किया है, बाकी सब तो ऐसे ही। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। नहीं सुनाई दिया मुझे कुछ, अभी भी आवाज नहीं आई। इतनी स्ट्रेंथ के बाद ऐसी आवाज, इतना नाश्ता खाना कुछ नहीं हुआ है अभी। पहुंचनी चाहिए दिल से, जब कनेक्ट करे तो तालियां होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। फिर नहीं आई आवाज, होनी चाहिए कि नहीं। कम से कम प्रेम को लेकर के तो एक ऊर्जा, एक उत्साह तो होना चाहिए। हाँ, और मुझे लड़कों की तादाद ज्यादा भी लग रही है, फिर भी आवाज इतनी कम। ऐसे चलेगा फिर।
चलिए सर। एक कविता है, ये दुनिया नदी है, इस प्यार की नदी में उतर के देखो कई तो भंवर वाह होना आएंगे। चाहिए इस प्यार की। इस प्यार की नदी में उतर के देखो कई भंवर आएंगे पार कर जाना। वाह। इस प्यार की नदी में उतर के देखो कई भंवर आएंगे पार कर जाना। सहवत की रेत पर नंगे पांव चलते चलते कई तूफान टकराएंगे, चलते चले जाना। क्या बात है, क्या बात। प्यार की नदी में कितने उतरे हैं? प्यार की नदी में कितने उतरे हैं? शर्माना नहीं है। मैं आंखों देखिए आगे मेरा जो ख्याल दो है लड़कियां जिंदगी हैं, में शायद ही कोई ऐसा हो जो प्यार की नदी में क्या उतरा बात नहीं। है, इनके लिए पहले ताली होना चाहिए। ये दिलेरी एक भी यहाँ पे जितने लड़के उनके अंदर नहीं, केवल ये दो लड़कियां जो फ्रंट पर हैं और वो पीछे एक लड़की, सारी बाजी लड़कियां मार गई हैं। किसी काम के नहीं है आप जो लड़के बैठे हुए हैं। नदी कहाँ डूबे, एक हाथ नहीं ऊपर उठा, आपके अकेले दो हाथ। मुझे लगता है वो लड़के प्रेम के पहाड़ पे चढ़े होंगे, नदी में नहीं। तो अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं आगे सुना दूं। सहवत की रेत पे नंगे पांव चलते चलते कई तूफान टकराएंगे, चलते चले जाना। फिर इंकलाब आएगा, फिर इंकलाब आएगा, चलते चले जाना। ये इश्क दुनिया है और ये दुनिया नदी है इश्क की। ये इश्क दुनिया है और ये दुनिया नदी है इश्क की। यूं ही चलते चले जाना। छोटी सी कविता है। मैं प्राण हूं, तुम्हारे पास ये जिस्म का खोल जा रहा हूं उतार कर। तुम्हारे पास ये जिस्म का खोल उतार कर जा रहा हूं। मैं प्राण हूं, मुझे किसी खोह की जरूरत नहीं। क्या बात, क्या बात। अच्छा, ये कविताएं आपकी दो दो लाइन की हैं या आगे है? आप नहीं नहीं, ये इतनी ही है। इतनी इतनी, ये तो वो व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर करने वाली हो गई फिर तो। मैं देखिए, लंबी कविताओं में जब आप जाएंगे तो बहुत सारे लोग जो बैठे हैं ना, उनको उबासी और नींद आने अच्छा लगेगी। चलिए, मुझे ये बताइए ना, आपने मैं प्राण हूं बोल दिया, प्राण और प्राणनाथ में क्या अंतर है फिर? देखिए, प्राणों से जो ऊपर ज्यादा चला प्रिय जाए। हो वो प्राणनाथ। अब एक कविता है जो मूल बचा है, ये समझने वाली बात है। दो ही लाइन में आपको समझ में आना चाहिए। मैंने जीवन का अनुवाद खो दिया है, मैंने जीवन का अनुवाद खो दिया है। जो मूल बचा है पढ़ा नहीं जा रहा। क्या बात, क्या बात। तो मेरा ख्याल है हर एक की जिंदगी में उसने जो भी अनुवाद अपना किया होगा वो खो गया होगा कहीं ना कहीं। और जो मूल है, कई बार लोगों को लगता है वो पढ़ा नहीं जा पा रहा है, यानी आदमी खुद क्या है वो समझ नहीं पाता है। जी। फिर प्रेम की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटी सी कविता, तुम कहो। एक बारिश हुई, मन के दाग सारे धुल गए। तुम कहो उधर ताजी धूप निकली है क्या? तुम कहो उधर ताजी धूप निकली है क्या? प्रेम के रस में आप बहुत ज्यादा, मतलब वो जो मुस्कुरा रहे हैं वो कह रहे हैं ये तो मेरा सेगमेंट था प्रेम वाला, ये भी आप ले जाएंगे राजनीति छोड़कर, तो हम क्या करें? चलिए, एक राजनीति पर एक छोटी सी कविता। इंकलाब एक। राजा ने जनदरबार लगाया, कथा सुनाई। एक देश था रूस, इंकलाब की खातिर उसने युद्ध लड़े। लोग मरे, गैलनों खून बहा, हत्याएं हुई। वो क्या इंकलाब था? अच्छा, ये आपने रूस और यूक्रेन वॉर से पहले लिखा बाद में लिखा? हा? रूस यूक्रेन वॉर से पहले लिखा आपने या नहीं बाद नहीं, में? ये कविताएं तो देखिए हमेशा, क्योंकि फिर अगर आपने ऐसे किया है तो आप तो भविष्यवाणी भी बताते हैं फिर। नेहरू का जो समय है ना, इंकलाब के समय का है। नेहरू ने ही पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया था जनता के बीच में कि जब गेहूं पैदा हुआ तब भी इंकलाब हुआ, जब पहिया आया तब भी इंकलाब हुआ, और इसके बाद जब विज्ञान आया तब भी इंकलाब हुआ। तो ये नेहरू के समय से चला आ रहा है। अच्छा, अब आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो आप राजनीति वाली बात किए थे ना कि ये माइक उठा के फेंकने वाली, बगल में जो दो हैं आपके, अब आपके साथ वो राजनीति ना हो जाए, इसलिए मुझे आगे बढ़ने दीजिए।
अब एक छोटी सी कविता है कठपुतली। नहीं, आनंद जी अब आप समझ लीजिए फिर। चलिए आप लोग कठपुतली सुन सकते हैं। मेरे बाहर जो कठपुतली है दुनिया को खेल दिखाती है। मेरे बाहर जो कठपुतली है दुनिया को खेल दिखाती है। मेरे भीतर जो कठपुतली है भीतर भीतर नाच नचाती है। वाह, क्या बात है। भीतर बाहर बाहर भीतर जब कठपुतली मिल जाती है, सुनी कही और कही सुनी सब यहीं धरी रह जाती है। क्या बात, क्या बात। चलिए अब आगे बढ़ती हूँ मैं। आनंद जी एकदम पेपर अपने एकदम संभाल के चलिए। आनंद जी मैं और बिना कोई समय लिए हुए अपनी कविता पर ही आ जाता हूं। कविता का शीर्षक है छूटना। तुम्हारी नजरों में छूट गया हूं, जैसे कास के लहलहाते फूलों में छूट जाता है बारिश का वैभव। जैसे तुम्हारे बनाए हलवे की मिठास जीभ पर छूट जाती है हमेशा हमेशा के लिए। जैसे पके हुए आम में धूप छूट जाती है, जैसे जमीन पर बिखरे मोगरे में छूट जाती है रात की सुगंध। जैसे लहरें छोड़ जाती है किनारों पर अपनी हलचल। जैसे हर चुंबन तितलियों पर थोड़ा फूल छोड़ जाता है, मैं तुम में थोड़ा थोड़ा छूट जाता हूं अक्सर। क्या बात, क्या बात। ये लास्ट लाइन आपने एकदम फीलिंग के साथ कही। तालियां भी इसीलिए हुई फिर। अगली कविता का शीर्षक है हुगली के तट पर। अपनी प्रेम कविताएं ही सुना रहा हूं। मुझे लगता है कि आप लोग ज्यादा कनेक्ट हो पा रहे हैं उसके साथ। ज्यादा कनेक्ट हो पा रहे जी। हुगली के तट पर पिछली रात की याद लेकर चांद अभी भी टंगा है आकाश में। स्वर्णिम धूप में नहाया हुआ है हुगली नदी का जल, जहां झिलमिलाती है तुम्हारी कंचन छवि। दूर कहीं से वीरेंद्र कृष्ण भद्र की आवाज में ध्वनित हो रहे हैं महालया के गीत। लाल पाड़ की साड़ी पहने महिलाएं उलू ध्वनि और शंख नाद से कर रही है देवी की आराधना। एशो है देवी। ढाकी ने ढाक बजाया, ढाकी ने ढाक बजाया और आनंद से भर उठी चारों दिशाएं। रात भर झर झर कर जमीन पर बिछे शिवली फूल की मधुर गंध में घुलमिल गई है तुम्हारी देह गंध। अगरबत्ती की सुगंध से महक रहा है हुगली नदी का यह तट। पितरों को तर्पण कर रहे हैं लोग, मैदानों में उत्सव मना रहे हैं। कास के लहलहाते फूल जैसे निरुद्देश्य भागे जा रहे हो सफेद घोड़े। किनारे का बालू तुम्हारी पीठ है, किनारे का बालू तुम्हारी पीठ है, जहां मैं रचता हूं प्रेम का महाकाव्य। हुगली के छोटे टापू तुम्हारा वक्ष, जहां मेरे सपने पलते हैं। नदी पर तैरता है आकाश, जिस पर मैं इंद्रधनुष रचता हूं। अभी अभी कोई नौका चला आया है धीरे से, अभी अभी कोई नौका चला आया है धीरे से। मांझी ने गाया है कोई करुण गीत, कोई टीस मन की उभर आई है अचानक। क्या बात। एक कविता और। कविता का शीर्षक है अगला अनकहा। शेल्फ में घाटते हुए किताबें, अनपढ़ी कोई न कोई किताब दिख ही जाती है। अपनी उपेक्षा पर पूछती हुई ढेरों सवाल। दिनों बाद जब कभी घर लौटता हूं, मेरी अनुपस्थिति पर गमलों में पड़े पौधों के चेहरे की उदासी पढ़ी जा सकती है आसानी से।
मेरे साथ अटखेलियां करती छत की मुंडेर पर रोज बैठने वाली चिड़ियों की आंखों की बेचैनी अनकहे मेरी आंखों तक पहुंच ही जाती है। अनलिखी कविताएं सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। अनलिखी कविताएं सबसे ज्यादा बेचैन करती हैं और रात बिरात अनगिनत शब्दों के साथ मेरी नींद पर धावा बोल देती है। अनसुना कोई राग अहिर्निश बजता है भीतर, प्रेम की सबसे करुण पुकार के साथ मेरे भीतर अनकहे कोमल शब्दों की एक पूरी दुनिया है, जिन्हें मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बचा रखे हैं, जिसे मैं किसी कविता, किसी गद्य में अभिव्यक्त करना नहीं चाहता। मुझ में उतरकर हर रोज इन्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो। मुझ में उतरकर हर रोज इन्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो, जैसे खूबसूरत सी कोई पेंटिंग दृश्य के बाहर आकर मन के भीतर उतर आती है। क्या बात है, क्या जैसे पके हुए आम में सूरज चुपचाप उतर आता है, जैसे एक तारा बजाते बाउल गायक के गीतों में उतर आता है पूरी पृथ्वी का दर्द, जैसे दुख के बांध टूटते ही आंखों में नदी उतर आती है। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। बहुत आपने जो ये काम किया है, एक तो आपने इतनी बढ़िया कविता पढ़ी, ऊपर से आपने प्रेम रस में डूबने के बाद भी वक्त पर बाहर आ गए, क्योंकि 4 मिनट ही शेष हैं और पूनम जी भी अपनी कविताओं के साथ तैयार हैं। चलिए पूनम, जब पहली कविता यहां बैठी जिंदा दिल लड़कियों के लिए, जो बड़ी खुशी के साथ हाथ उठा रही थी। कविता का शीर्षक है पागल लड़कियां। वे लड़कियां पागल होती हैं जो बात बेबात हंस देती हैं, कभी कभी तो उन बातों पर भी जिनमें बाकी लोग जरा सा मुस्कुराकर रह जाते हैं। गूंज उठती है चारों दिशाओं में उनकी बेबाक उन्मुक्त हंसी, किसी जल तरंग की तरह। तो कभी बात बेबात रो पड़ती हैं, किसी का थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर जाना, किसी की जरा सी उपेक्षा, कुछ नहीं तो फिल्मों में नायक नायिका का विरह, और कभी कभी तो किसी मां का अपने बच्चे से गले मिलना ही काफी है उनकी आंखें नम करने के लिए। पागल लड़कियां कह देती हैं मन की बातें निसंकोच किसी के भी सामने। जब मन में भावनाओं का ज्वार उमड़ता है, नहीं सोच पाती, या शायद सोचना ही नहीं चाहती कि कौन क्या मतलब निकालेगा। पागल लड़कियां आसमान में उड़ना तो चाहती हैं, लेकिन जुड़ी रहती हैं भावनाओं की जमीन से। नहीं समझ पाती ताउम्र प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल शब्दों के मायने। पागल लड़कियां बड़ी तो हो जाती हैं, लेकिन संग लिए घूमती हैं अपना बचपना। परियों की कहानियां, सफेद घोड़े पर सवार राजकुमार, ईमानदारी और सच्चाई की जीत, नायक का नायिका से मिलन, और ये विश्वास कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लड़कियां सच में पागल होती हैं। क्या बात। कितनी लड़कियों ने कनेक्ट किया? सारी, यानी सारी पागल। अगली कविता, थोड़ा सा प्रेम। कविता का शीर्षक है विरोधाभास। हम दोनों एक जैसे थे। जब बातें करते थे तो वक्त प्रकाश की गति से चलता था, और जब नहीं करते थे तो समय जड़त्व के नियम का पालन करता था। पहली कठिन थी और उसका हल बेहद आसान। निर्वात तब तक निर्वात नहीं था जब तक उसे थोड़ा भरा नहीं गया था। एक टिमटिमाते दिए ने अंधेरे की सत्ता के भय को और अधिक मजबूत किया। खोने के भय ने पाने के पलों पर ग्रहण लगाया, तो संपूर्णता की इच्छा सारे वर्तमान और संभावी संपर्कों को ले डूबी।
निकटता ने बहुत दूर कर दिया। निकटता ने बहुत दूर कर दिया और हम अपने अपने आभा मंडल में स्वयं बंदी हो गए। हमारे मध्य केवल एक फोन कॉल की दूरी रही। दोनों अपनी पसंदीदा कविता की शायद यही पंक्ति गुनगुनाते रहे, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। क्या एक- बात, क्या बात। एक कविता और पढ़ सकती? आखिरी कविता। आखिरी कविता एक अलग विषय पर है। कविता का शीर्षक है ऊब जाना। उम्मीद है बहुत सारे लोग ऊब जाते होंगे। ऊबने की कोई उम्र नहीं होती, ना ही कोई निश्चित वातावरण, ना ही कोई निश्चित अवस्था। इंसान बैठे बैठे भी ऊब सकता है, दौड़ते दौड़ते भी, थक कर भी ऊब सकता है और खाली बैठकर भी, और तो और खाते खाते और सोते सोते भी ऊबा जा सकता है। काम करते हुए ऊबना इतनी सहज प्रक्रिया है कि उसका जिक्र करना भी यहां बेमानी माना जाएगा। जो परदेश में है उन्हें घर की याद उबाती है। घर में रहने वालों को नदी, पर्वत, जंगल और झरने पुकारते हैं। गरीब ऊब जाता है रोज की दाल रोटी से, अमीर को तो रोज खाना खाने की प्रक्रिया ही उबा डालती है। ऊबती है घर की दीवारें, वही उदासी रोज रोज देखकर। घर के खिड़की दरवाजे ऊब जाते हैं एक ऐसे इंसान का रास्ता देखते देखते जिसे उस दरवाजे की चौखट पर कभी पैर नहीं रखना। हम ऊब कर भटकते रहते हैं यहां वहां, लेकिन जिसके भी पास जाते हैं वह भी उबा हुआ होता है। हर इंसान अपनी अपनी ऊब के तहत अपनी अपनी भटकन जी रहा है। ऊबने की प्रक्रिया में हर सुधार में नए सुधार किए जाते हैं, लेकिन परिवर्तन के शाश्वत नियम के तहत सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। पतझड़ की एक छोटी सी झपकी में आता है बसंत। बिजली की एक चमक की तरह दूज के झीने चांद जैसा सुंदर और कोमल, लेकिन पूनम के चांद की तरह घटने के लिए अभिशप्त, जैसे स्वयं के अस्तित्व से ही ऊब रहा हो। क्या बात है। जब ऊब जाता है बसंत, तब पतझड़ आता है। जब ऊब जाता है बसंत, तब पतझड़ आता है। पतझड़ कभी नहीं ऊबता, पतझड़ कभी नहीं ऊबता। शुक्रिया। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मंच पर आने के लिए और इतनी अच्छी कविताएं हम पर सुनाने के लिए, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बीच बीच में आप लोग नींद से जागे और तालियां बजाई आप लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।